वेलकम टू माय चैनल टैक्स अवेयर। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ITR 1 की फाइलिंग। आज की वीडियो में मैं CA प्रियंका कुशवाहा आपको बताऊंगी कि आप अपनी ITR 1 कैसे फाइल कर सकते हो, वो भी कुछ सिंपल स्टेप्स में है। ITR 1 आपके लिए एप्लीकेबल है अगर आप एक सैलरी अर्नर हो या फिर पेंशन अर्नर हो। मतलब आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है सैलरी या फिर पेंशन या सैलरी आप अर्न करते हो, तो किसी साल में अगर आपकी सिर्फ ये दो इनकम है और प्लस वन मोर इनकम दैट इज इंटरेस्ट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट से, अगर आपका इंटरेस्ट भी आ रहा है बैंक अकाउंट से या फिर FD पे इंटरेस्ट आपका आ रहा है, तो आपको ITR 1 फाइल करनी है। ITR 1 आप फाइल कर सकते हो सैलरी इनकम के केस में और इंटरेस्ट इनकम के केस में, जो नॉर्मली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है। तो इसी ITR 1 फॉर्म की आज हम बात करने वाले हैं। लाइव डेमो देखेंगे कि आप किस तरह से अपनी ITR 1 को फाइल कर सकते हो। फाइनेंशियल ईयर 1920 की रिटर्न आपकी करंट ईयर में ड्यू है और इसकी ड्यू डेट है 30 नवंबर 2020। तो 30 नवंबर 2020 तक आपको फाइनेंशियल ईयर 1920 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। आई होप आज की वीडियो में जो मैं इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने जा रही हूँ और जो लाइव डेमो आपको दिखाऊंगी, उस लाइव डेमो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप अपनी ITR 1 खुद ही फाइल कर पाओगे। अभी तक आपने टैक्स अवेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट लाइव डेमो लाती रहूँ। सो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको जाना होगा इस वेबसाइट पे, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। इस लिंक को आप नोट कर लीजिए। ये है इनकम टैक्स इंडिया e-फाइलिंग वेबसाइट। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो अब सारी फाइलिंग सब कुछ ऑनलाइन है। तो आपको सबसे पहले अपना परमानेंट अकाउंट नंबर, अपना पैन इस वेबसाइट पे आके रजिस्टर करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं रजिस्टर योरसेल्फ। तो मेरे केस में तो पैन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो चलिए फाइलिंग स्टार्ट करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप कुछ ऐसा वेब पेज देखेंगे अपने सामने। तो इस पेज पे आते ही आपको जाना है E-फाइल ऑप्शन पे। E-फाइल का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ये वाला जो टैब है, इस पे आपको अपना कर्सर लेके आना है। इस पे कर्सर आप लाएंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इस ऑप्शन से आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, आप अपना ITR 1 ऑनलाइन ही पोर्टल पे फाइल कर सकते हो। आपको कोई फाइल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई जावा वर्जन या फिर एक्सेल वर्जन डाउनलोड करके उसको फिलअप करके फिर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ITR 1 अपनी ऑनलाइन पोर्टल पे ही फाइल कर सकते हो। जैसे आप ये सिलेक्ट करोगे, पैन आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर आएगा। असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन से साल की आपको रिटर्न फाइल करनी है। हम फाइनेंशियल ईयर 1920 की रिटर्न आज फाइल करने वाले हैं, तो हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे 2020-21, क्योंकि आपके फाइनेंशियल ईयर से जो भी नेक्स्ट ईयर होता है, जो भी सब्सिक्वेंट ईयर होता है वो होता है असेसमेंट ईयर, और असेसमेंट ईयर ही आपकी टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए रेलेवेंट होता है। तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा असेसमेंट ईयर चूज करने का ऑप्शन। तो असेसमेंट ईयर 2020-21 मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप ITR फॉर्म नंबर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मुझे आज ITR 1 फाइल करनी है, तो मैं ITR 1 को सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद फाइलिंग टाइप आप सिलेक्ट करोगे ओरिजिनल या रिवाइज रिटर्न का। मैं ऑनलाइन ही इस रिटर्न फॉर्म को फिलअप करने वाली हूँ और ऑनलाइन इसको फाइल करने वाली हूँ, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी, जो है प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। जैसे आप इसे सिलेक्ट करते हैं, नीचे आपको एक पेज देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर एक मैसेज आता है, द फॉलोइंग डिटेल शैल बी प्री फिल्ड इन द रिटर्न फॉर्म। ये ITR आप जो भी फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो ऑनलाइन, आपकी ये वाली इन्फॉर्मेशन प्री फिल्ड कर दी जाएगी, जिसमें आपका पैन आएगा, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, टैक्स पेमेंट, TDS की डिटेल, आपकी सैलरी इनकम, जितनी भी आपकी सैलरी की इनकम, आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, जो भी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है आपसे रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्री फिल्ड हो जाएगी। प्री फिल्ड आपके लिए हेल्पफुल है क्योंकि आपको फॉर्म में बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप नहीं करनी पड़ती, आपको वो ऑलरेडी फिल्ड आउट यहाँ मिल जाती है।
आपको यहाँ बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आपकी देखने के लिए मिल जाएगी अगर आप लास्ट ईयर अपनी रिटर्न फाइल कर चुके हो। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर आपका रिफंड बनता है तो आपको इसी अकाउंट में चाहिए या फिर किसी और अकाउंट में। अगर आपको इस अकाउंट में नहीं चाहिए तो आप इसे सिलेक्ट ना करें। अगर आपको इसी अकाउंट में चाहिए तो इस अकाउंट को सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू कर लें। कंटिन्यू करने के बाद वो आपको प्रीफिल की कंसेंट देगा कि अगर आप ऑनलाइन फाइल कर रहे हो तो प्लीज़ चेक दी प्रीफिल डेटा बिफोर सबमिटिंग दी फॉर्म। हालांकि सारी जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है इसको फॉर्म में वो प्रीफिल्ड कर देगा, ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएंगी, लेकिन स्टिल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस इन्फॉर्मेशन को पहले चेक कर लें। और जहां आपको लगे कि इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है या फिर आपको अपडेट करनी है तो आप उस इन्फॉर्मेशन को यहां अपडेट कर लें। आपके सामने ITR 1 सहज फॉर्म खुल जाएगा। सहज इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इनकम टैक्स रिटर्न सबसे सिंपल टैक्स रिटर्न है। ऊपर ही आप एप्लीकेबिलिटी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग अ रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, 1 हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज इंटरेस्ट एक्सेट्रा एंड एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 5000। तो इन केसेस में आप ITR 1 फॉर्म फाइल कर सकते हो। अगर आप पहली कंडीशन ये है कि आप इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए। अब इंडियन रेजिडेंट की कुछ कंडीशंस होती है वो आपको चेक करनी होगी। अगर आप हमेशा से इंडिया में रहे हो तो ऑब्वियसली आप इंडियन रेजिडेंट ही हो। तो इंडियन रेजिडेंट अगर आप हो अदर देन नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, मतलब ROR, इंडियन रेजिडेंट हो आप और ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो इंडिया के, हमेशा से आप इंडिया में रहे हो तो आप ऑब्वियसली ROR ही हो। तो आपकी इनकम 50 लाख तक की इनकम होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर की है तो आप ITR 1 फाइल नहीं करोगे, फिर आप फाइल करोगे ITR 2। और आपकी इनकम जो है वो सैलरी से होनी चाहिए या फिर एक हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, उससे आपको कोई इनकम हो रही है तो भी आप ITR 1 फाइल कर सकते हो। ये इसी साल से एप्लीकेबल हुआ है। इस असेसमेंट ईयर 2020-21 से पहले हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अगर आपकी है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते थे, आपको ITR 2 फाइल करना पड़ता था। लेकिन अब एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आप अगर अर्न कर रहे हो, अगर आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हो। अदर सोर्स में आपकी इनकम आती है जैसे कि बैंक इंटरेस्ट या FD इंटरेस्ट, या फिर आपकी एग्रीकल्चर कृषि से आपकी इनकम है 5000 तक की, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हो। तो ITR 1 आप कब फाइल कर सकते हो मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था और यहाँ पे भी आपको फर्दर क्लियर हो गया है। तो आप अपना केस चेक कर लीजिएगा कि आप ITR 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल, कि आपको ITR 1 फाइल करनी है या फिर कोई और आपको फॉर्म फाइल करना है। दिस इज नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज ईदर डायरेक्टर इन अ कंपनी और हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो या फिर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स लिस्टेड नहीं होते, किसी प्राइवेट कंपनी के इक्विटी शेयर में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। चलिए इतना तो जान लिया कि किस केस में आप फाइल कर सकते हो ITR 1 फॉर्म और किस केस में नहीं कर सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपको पार्ट A वेरीफाई करना है या पार्ट A फिलअप करना है, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूछी जा रही है। जैसा कि मैंने बताया था प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। ऑटोमेटिकली आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएंगी कुछ, जैसे आपका पैन ऑटोमेटिकली आ रहा है, फर्स्ट नेम आपका पूरा, आपका फर्स्ट एंड लास्ट नेम यहाँ पर आ रहा है, आधार नंबर भी आपका यहाँ पर आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर सब आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल्ड अप आ रहा है। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले चेक करनी होगी। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, चेंज करनी है तो आप इसको यहाँ पर कर सकते हो। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपसे पूछा जा रहा है कि आपका एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है या स्टेट गवर्नमेंट के साथ है या PSU के साथ है, या आप पेंशनर हो या फिर अदर सेक्टर के साथ है। नॉट एप्लीकेबल फैमिली पेंशन के केस में आपका एम्प्लॉयमेंट, आपका कोई नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। फैमिली पेंशन आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है। तो उस केस में जो भी आपके लिए यहाँ पे रेलेवेंट क्लॉज है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर पेंशन अर्नर हो आप तो पेंशनर्स को सिलेक्ट करना। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय हो तो आप अदर्स सेलेक्ट करना यहाँ पर। तो मैंने यहाँ अदर सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि यहाँ पर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस नहीं है, यहाँ एक प्राइवेट एम्प्लॉय का केस है। अब वो आपसे पूछ रहा है A20 में फाइल्ड अंडर सेक्शन, आप कौन से सेक्शन में अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हो।
तो 139 सबसेक्शन 1 आपका रिटर्न होता है जब आप अपनी रिटर्न लास्ट डेट से पहले फाइल करते हो। अगर आप लास्ट डेट के बाद, ड्यू डेट के बाद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो तो वो होगी आपकी बिलेटेड रिटर्न और उसका सेक्शन होगा 139 सबसेक्शन 4। 139 सबसेक्शन 1 है क्योंकि ये ड्यू डेट से पहले फाइल हो रही है, तो मैंने वो सेक्शन सेलेक्ट कर लिया है। Are you filing return of income under 7th proviso to section 139 subsection 1 but otherwise not required to furnish return of income? अब यहाँ पर इस असेसमेंट ईयर 2020-21 से कुछ चेंजेस आए हैं आपके ITR 1 फॉर्म में, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है। तो अगर आपको उन चेंजेस के बारे में डिटेल में जानना है तो आई बटन में उस वीडियो का लिंक आ रहा है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 जो आपकी रिटर्न ऑफ इनकम का सेक्शन है, उसमें 7th प्रोवाइजो ऐड किया गया है फॉर्म फाइनेंस एक्ट 2020 से, उसमें ऐड किया गया है और उसमें आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी जो यहाँ पर आपको नीचे देखने के लिए मिलेगी। ये कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के केस में आपके भले ही आपके चाहे कोई इनकम नहीं है, आपको कोई इनकम नहीं हो रही है, स्टिल आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, ITR 1 आप फाइल करोगे। तो कौन सी कंडीशंस है वो देख लेते हैं। जहाँ पर इनकम नहीं है तो भी मुझे ITR 1 फाइल करनी है। तो पहले तो मुझे यहाँ येस नो सेलेक्ट करना है, पर येस नो मैं सिलेक्ट करूंगी जब मैं नीचे 3 के आंसर सोच लूंगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट और अग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स एक्सीडिंग ₹1 करोड़ इन वन और मोर करेंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर? क्या आपने अपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़, एक बैंक अकाउंट में या फिर एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट किया है? 1 करोड़ आपका एक बारी में डिपॉजिट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा बारी में भी डिपॉजिट हो सकता है, लेकिन पूरे साल में 1 करोड़ से ज़्यादा अगर आपने डिपॉजिट किया है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे येस। ये येस का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि 7th प्रोवाइजो की कंडीशन में आप आ जाओगे। दूसरा क्वेश्चन है, हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹2 lakhs फॉर ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री फॉर योर सेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन? क्या आपने 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा किया है अपने ट्रैवल पे या फिर किसी और पर्सन के ट्रैवल पे? आपने कोई और ये ट्रैवल आपका फॉरेन कंट्री का ट्रैवल है, आपने कोई विदेशी यात्रा की है जिस पे आपका 2 लाख से ऊपर का खर्चा हुआ है, आपने खुद वो विदेशी यात्रा की है या आपने किसी और पर्सन की विदेशी यात्रा से रिलेटेड ये खर्चा किया है, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे यस। तो उस केस में Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding ₹1 lakh on consumption of electricity during the previous year? अगर आपने इस साल में 1 लाख से ऊपर का बिजली का बिल पे किया है तो उस केस में भी आप 7th प्रोवाइजो की कंडीशन में फॉल करोगे और आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। यहाँ पर येस का ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये 3 ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपकी भले ही कोई इनकम ना हो, अगर आपका इन 3 में से एक भी सिचुएशन का या फिर तीनों सिचुएशन का आंसर येस होता है, तीनों सिचुएशन का आंसर येस है, तो आपको ITR 1 फाइल करनी पड़ेगी। मेरे केस में ये आंसर नो है तो मैं यहाँ पर नो सिलेक्ट कर रही हूँ। अब चलते हैं आगे क्योंकि आप यहाँ पर और कुछ फिलअप करने के लिए नहीं है। आप सेव ड्राफ्ट करते चलिएगा सो दैट आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेव होती रहे। आएंगे नेक्स्ट पेज है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। इस पेज पे जो डिटेल्स मेरे से मांगी गई है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे सामने जो आता है वो आता है कि मैं यहाँ पर पूछे जाने वाली इन्फॉर्मेशन को कैसे फिलअप करूँ। अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपका TDS डिडक्ट किया है तो उसने आपको फॉर्म 16 दिया होगा। फॉर्म 16 अगर आपको मिला है तो आप चेक कीजिए क्या आपको फॉर्म 16 का पार्ट A और पार्ट B दोनों मिला है। अगर आपको पार्ट A ही मिला है तो आप अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे पार्ट B भी चाहिए क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पार्ट B से मिलने वाली है। तो फॉर्म 16 के पार्ट B में आपको इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी। आप वहां पर देखेंगे सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। तो यहाँ पर सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 आपको यहाँ लिखना है, मतलब परक्विजिट से पहले आपकी जो सैलरी है वो सैलरी आपको यहाँ पर लिखनी है। सपोज मैंने यहाँ पर अब 9 लाख जैसे मैंने फिल करी,
यहाँ पर अब नेक्स्ट मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको कोई परक्विजिट मिलता है। परक्विजिट्स आपको मिले, परक्विजिट्स होते हैं आपके, अगर आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है अपने एम्प्लॉयर से, आपको वहाँ से कार की फैसिलिटी मिल रही है या वहाँ से ड्राइवर की फैसिलिटी मिल रही है, तो ये सारे परक्विजिट्स होते हैं जिनकी वैल्यूएशन इनकम टैक्स प्रोविजंस के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है आपके एम्प्लॉयर को। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको आपके पार्ट बी ऑफ फॉर्म 16 में मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपके केस में कोई परक्विजिट है तो आप यहाँ पर इसको फिल कर सकते हो। अब अलाउंसेस हमें लेस करने हैं। अलाउंसेस जो आपको एग्जेम्प्ट अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे आपका एचआरए का अलाउंस हो गया, आपका कन्वेंस अलाउंस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, ऐसे सारे अलाउंसेस होते हैं जो एग्जेम्प्ट होते हैं। तो ये सारे अलाउंसेस की डिटेल भी आपको पार्ट बी में मिल जाएगी। वहाँ से आप डिटेल देखकर अपना रिस्पेक्टिव अलाउंस यहाँ से सिलेक्ट करें और उसका अमाउंट यहाँ पर आप लिख दें। तो जैसे आप यहाँ पर अपना अमाउंट डाल देते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाती है। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होने के बाद आपके पास अमाउंट आएगा इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज। तो वो आपका आ गया 8 लाख। 8 लाख का अमाउंट आ गया, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है जो असेसमेंट ईयर 2021 के लिए 50,000 की है। एक स्टेट आपको मिलेगी डिडक्शन 50,000, ये सबके लिए डिडक्शन है 50,000 की टोटल सैलरी में से आपको मिलेगी। तो वो डिडक्शन भी यहाँ से रिड्यूस कर दी गई है, यहाँ से लेस कर दी गई है। आपकी सैलरी इनकम जो टैक्सेबल इनकम है वो आ गई 8 लाख। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम डिटेल मैं यहाँ पर दे सकती हूँ। तो मुझे ये क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती है, मतलब आप उस घर में खुद रह रहे हो, या फिर आपने लेट आउट किया हुआ। लेट आउट मतलब आपने उसको रेंट पे चढ़ाया हुआ है, रेंट पे आपने अपना घर दे रखा है, आपको कोई रेंट इनकम हो रही है। या फिर डीम्ड लेट आउट है। डीम्ड लेट आउट का मतलब होता है कि आपके पास हाउस प्रॉपर्टी तो है लेकिन वो खाली पड़ी है, ना तो आपने रेंट पे दे रखी है और ना ही आपने उसको सेल्फ ऑक्यूपाई किया हुआ, ना आप खुद उसमें रह रहे हो, तो वो डीम्ड लेट आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है वो आपको सिलेक्ट करना है। मेरे केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में क्या होता है कि आपकी जो इनकम होती है वो टैक्सेबल नहीं होती है। अगर आपने प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया हुआ है, अगर आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हुआ है, तो आपको जो भी रेंट आ रहा है उस प्रॉपर्टी से ग्रॉस रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, आप यहाँ पर उस साल का रेंट यहाँ पे टोटल आप डाल दोगे। आपने जो भी म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए हैं, हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेस पे किए हैं, वो यहाँ पर आप माइनस कर दोगे। आप वैल्यू लिख देना, वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपको 30% एनुअल वैल्यू, मतलब जो यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में मेरी एनुअल वैल्यू निकल के आएगी, उसका 30% स्टेट डिडक्शन आपको मिल जाएगा। स्टेट डिडक्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपने अगर अपना घर लोन लेकर बनाया है और आप लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो इंटरेस्ट जितना आप पे कर रहे हो पर ईयर वो आप यहाँ पर माइनस करोगे। लेकिन प्लीज़ एंश्योर दैट यू हैव इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। आपके पास बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप यहाँ पर कोई भी अमाउंट लिख रहे हो। तो इस तरह से आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी यहाँ पर आ जाएगी। अब नीचे एक नोट दिया हुआ है, वो नोट है मैक्सिमम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दैट कैन बी सेट ऑफ इज ₹2 लाख टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस प्लीज यूज ITR 2। आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपको यहाँ पॉइंट नंबर 5 में आपने लिखना है, अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपने जो घर बनाया है उस पर आपने जो इंटरेस्ट पे किया है वो 2 लाख से ऊपर का है, तो यहाँ पर लिमिट 2 लाख की है। बस आप यहाँ पर अपनी सैलरी इनकम से 2 लाख का लॉस सेट ऑफ कर सकते हो। अगर उससे ऊपर का आपका इंटरेस्ट है, आपने ऊपर 2 लाख से ज़्यादा का इंटरेस्ट पे किया है, तो आपको दूसरा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, सो दैट आपकी जितना डिफरेंशियल बच जाएगा आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सको। तो यहाँ पर 2 लाख तक का इंटरेस्ट आप लिख सकते हो।
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम डिटेल्स आपको यहाँ देनी है। अब आपको यहाँ लिस्ट भी दिखाई दे रही है कि कौन कौन सी अदर सोर्स की इनकम ITR 1 में कंसिडर होगी। आपका सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट, आपका FD का इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंटरेस्ट, आपका इनकम टैक्स रिफंड पे जो इंटरेस्ट मिला है, पिछले सालों का जो इनकम टैक्स रिफंड आपको मिला है, अगर उस पर भी आपने इंटरेस्ट अर्न किया है तो वो अमाउंट आप यहाँ लिखोगे। फैमिली पेंशन भी एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है। फैमिली पेंशन अगर आप अर्न कर रहे हो तो वो उसका अमाउंट यहाँ लिखोगे। मान लेते हैं मेरा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट है और जो 8000 का है, मैंने यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ पर मेरी GTI ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है 8,08,000 रुपए। अब ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है? ग्रॉस टोटल इनकम होती है आपकी वो इनकम जो आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिडक्शन से पहले होती है। अभी अगर आपने कोई LIC की है या फिर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो टैक्स सेविंग डिडक्शंस होती है वो उससे पहले जो आपकी इनकम होती है, जो टोटल इनकम होती है, वो होती है ग्रॉस टोटल इनकम। और इसी इनकम को चेक किया जाता है जब आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है या नहीं करनी, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अपनी मर्जी से नहीं, इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल हो या नहीं हो, वो इसी GTI से चेक होता है। अगर ये GTI आपकी 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको ITR फाइल करनी होती है। अगर ये GTI आपके 2.5 लाख से कम है तो आपको ITR फाइल करने की मैंडेटरी ज़रूरत नहीं होती। बाकी आपकी चॉइस है, आप उसे फाइल कर सकते हो। यहाँ पर आपकी टैक्स सेविंग डिडक्शंस आप यहाँ पर दिखा सकते हो। टैक्स सेविंग डिडक्शंस की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको फिलअप करनी होगी। अब क्या हुआ था कि करंट ईयर में कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया था। तो जब मार्च में लॉकडाउन लग गया था, जो लोग 31 मार्च को जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उन्हें एक्सेस टैक्स बर्डन फेस करना पड़ सकता था। इसलिए गवर्नमेंट रिलैक्सेशन लेकर आई कि आपको टाइम दिया जाता है, आप 31 जुलाई 2020 तक अपनी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर आपने 31 जुलाई 2020 तक वो टैक्स सेविंग डिडक्शन की है तो आप इस ऑप्शन को यस सेलेक्ट करेंगे। आपको शेड्यूल DI फिल करना होगा। शेड्यूल DI आप फिलअप करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ शेड्यूल DI कौन सा है। शेड्यूल DI, ये वाला शेड्यूल DI है, ये आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि आपने 31 जुलाई तक कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट करी है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ। अब मेरे से आगे पूछा जा रहा है ATC, आपकी कोई LIC है, आपकी कोई ATC की टैक्स सेविंग डिडक्शन है, मतलब LIC करवाई है आपने, PF में कंट्रीब्यूट करते हो, तो वो सारी डिडक्शन आप यहाँ क्लेम कर सकते हो। यहाँ पर आप अमाउंट लिख सकते हो। मान लीजिए मैंने 15,000 का अमाउंट यहाँ लिख दिया फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद इस तरह से सारे सेक्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है टैक्स, आपने आपके लिए जो भी एप्लीकेबल है टैक्स सेविंग के लिए, वो आप यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना होगा उस केस में। तो अगर आपको इन डिडक्शन से लेकर, अगर आपका इन डिडक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कि मेरे केस में कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो। मेडिकल इंश्योरेंस है, LIC है, या फिर कोई भी आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, सब आपको यहाँ पर अमाउंट यहाँ मेंशन करना है। AT-TTA की डिडक्शन भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं अगर आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट 10,000 से कम है। 10,000 तक का आपका इंटरेस्ट है। जो मैंने यहाँ पे अपना इंटरेस्ट लिखा था वो लिखा था मैंने 8,000 का, तो 10,000 से कम है तो पूरा का पूरा मैं डिडक्शन क्लेम कर लूँगी। तो आप 10,000 तक के इंटरेस्ट के केस में यहाँ पर अपना डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, उस पर फिर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो आपकी टैक्सेबल इनकम जो आपकी डिडक्शन उसको माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगी। उस टैक्सेबल इनकम पे यहाँ पार्ट D में आपका टैक्स कंप्यूट हो जाएगा, जैसे मेरे इस केस में कंप्यूट हो रहा है। अगर आपने अगर यहाँ पे कोई टैक्स निकल के आता है कि आपको टैक्स पे करना है और अभी तक आपने टैक्स पे नहीं किया है, तो आपको इंटरेस्ट भी लगेगा, जो 234B और C में इंटरेस्ट आपको लगेगा। तो चलिए, ये पेज तो कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है आपका टैक्स डिटेल्स का। आपका कोई TDS डिडक्ट हुआ है तो वो ऑटो फिल हो जाएगा यहाँ पर आपके
26 AS के बेसिस पे। 26 AS में आपकी TDS की सारी इन्फॉर्मेशन आती है, जो यहाँ पर अगर आपका सैलरी से रिलेटेड TDS है तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आपका 16A अदर देन सैलरी आपकी कोई इनकम है, कंसल्टेंसी की इनकम है या फिर कोई और इनकम है जिसमें आपका अदर देन सैलरी TDS डिडक्ट हुआ, तो उसकी भी डिटेल आपकी 26 एज के बेसिस पे यहाँ पर फिल हो जाएगी, ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो आप एक बार उसको वेरीफाई कर लीजिएगा सो दैट उसका टैक्स डिडक्शन जो है, सो दैट उसकी डिडक्शन आपकी कंसिडर की जा सकेगी। तो इस तरह से आप फिर नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे वो वेरिफिकेशन का पेज, नेक्स्ट पेज है आपका टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन का पेज। अगर आपका यहाँ पे जिस तरह से मेरा इस केस में टैक्स पेएबल आ रहा है, खुद से जाके टैक्स पे किया आपने, आपका कोई TDS सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी जो आपने अभी पे किया है, क्योंकि वो 26 ईयर्स में इमीडिएटली नहीं आ रही होगी और वो ऑटोफिल नहीं होगी। तो यहाँ पर अपने चालान के टैक्स पेमेंट की डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। मेंशन करने के बाद आप इस फॉर्म में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपको मिलता है। तो आप किस तरह से वेरीफाई करना चाहते हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। पहला ऑप्शन है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करना चाहते हो आधार के थ्रू, प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट के थ्रू, डीमैट अकाउंट के थ्रू, DSC के थ्रू, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू। तो आप पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको, मान लीजिए आप आधार के थ्रू करना चाहते हो, तो आधार के साथ जो आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है उस पर आपको OTP आएगा। फाइल करने के बाद आपको वो OTP यहाँ डालना है। OTP डालते ही आपकी रिटर्न वेरीफाई भी हो जाएगी। आपको कोई डॉक्यूमेंट साइन करके कहीं भी नहीं भेजना है, आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। आप सेकंड ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हो, जहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप अभी इसको वेरीफाई नहीं कर रहे हो, आपको 120 डेज दिए जाएंगे। 120 डेज में विद इन नेक्स्ट 120 डेज आप इसको वेरीफाई कर दोगे, तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वेरीफाई नहीं करना है, किसी वजह से आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो अपनी ITR को, तो आप लास्ट ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन में आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न जैसे आप यहाँ पर फाइलिंग कंप्लीट कर लोगे, आपकी एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगी, जो ITR 5 नाम होगा फॉर्म का, ITR रोमन 5 नाम होगा। तो उस डॉक्यूमेंट को 1 पेजर आपकी एक्नॉलेजमेंट होती है, उसको आपको साइन करके CPC बैंगलोर पोस्ट करना होगा। CPC बैंगलोर ये एड्रेस आपका दिया हुआ है, यहाँ पर आपको पोस्ट करना होता है विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। इसको करने के बाद आपकी इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई हो जाएगी और फाइल्ड मानी जाएगी, उसको फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सेव कर सकते हो, सेव ड्राफ्ट आप सेव करके, और फिर अपनी इन्फॉर्मेशन अगर आप फिर से चेक करना चाहते हो तो हर टैब में जाके आप चेक कर सकते हो। अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न आपने चेक कर ली है और आप सेटिस्फाई हो कि आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दी है और आपको फाइलिंग कंप्लीट करनी है, तो आप क्लिक कीजिए प्रीव्यू एंड सबमिट पे। क्लिक करते ही आप देखोगे कि आपके सामने आपके सामने पूरा कंप्लीट फिल्ड अप फॉर्म आ जाएगा और आपको सबमिट का ऑप्शन दिया जाएगा। सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपकी ITR फाइल हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, तो इस तरह से आप अपना ITR 1 फॉर्म फाइल कर सकते हो। बट अगर कोई भी टेक्निकलिटी है, कोई भी डाउट है, तो एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, किसी प्रोफेशनल की हेल्प जरूर ले लीजिएगा, या फिर you can also contact me in comment section. I will also help you. So guys, thank you for watching this video. I hope आज की वीडियो में शेयर की गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए।